वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। हमने सोचा आपको एक सीरीज का चक्कर लगवा देते हैं। तो आज हम एक सीरीज लेकर आ गए। नहीं, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम सारे के सारे एपिसोड्स इसी में करने वाले हैं एक्सप्लेन। चलिए, स्वागत है आपका द प्रिजनर्स में। तो सीरीज की शुरुआत में हम जेम्स नाम के एक बंदे को देखते हैं जिसकी आंख किसी रेगिस्तान में खुलती है, और वहाँ पर आने के बाद हमारी तरह वो भी हैरान कि मैं अचानक यहाँ पर कैसे आ गया। उसे हल्के हल्के विजन आते हैं जहाँ वो खुद को न्यूयॉर्क में बने अपने घर पर देख पाता है, क्योंकि वो न्यूयॉर्क में ही रहा करता था ना। लेकिन अचानक उसके साथ ये क्या हो गया जिससे वो यहाँ पर पहुँच गया है। दोस्तों, ये तो एंड में रिवील होगा। सीरीज है ना, तो अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि इसका क्लाइमैक्स देखकर आपको मजा ही नहीं आएगा, आपको सुपर मजा आ जाएगा। अब इससे पहले जेम्स कुछ सोच समझ पाता, उसे आसपास से गोलियां चलने की आवाज आती है, क्योंकि सामने मार्क नाम का एक बूढ़े आदमी के पीछे कुछ लोग अपने कुत्तों के साथ पड़े हुए थे ताकि उसे पकड़ पाए। एंड इस गोलीबारी में यार मार्क को एक गोली भी लग जाती है, घायल हो जाता है बेचारा। लेकिन जेम्स भी हिम्मत दिखाकर मार्क को उन गुंडों से बचाते हुए एक गुफा के पास लेकर आता है। तब मार्क जेम्स से कहता है कि तुम यहाँ पर नए लगते हो, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, तुम बस मेरा एक काम कर दो। तुम यहाँ से विलेज जाओ और वहाँ पर 554 नाम की एक लड़की से कहना कि मार्क यहाँ से भाग निकला। प्लीज ये मत कहना कि मैं मर गया, वरना उसकी उम्मीद खत्म हो जाएगी। एंड इतना कहकर दोस्तों वो आदमी अपना दम तोड़ देता है। एंड दोस्तों, जेम्स जहाँ पर आया है उस जगह का नाम विलेज है, और यहाँ पर लोगों के नाम नंबर्स में होते हैं। इसीलिए मार्क ने जेम्स को 554 नंबर की लड़की से मिलने के लिए कहा। लेकिन दोस्तों, नंबर में आपको कंफ्यूजन हो सकती है, तो इस लड़की को चलो एक नाम देते हैं, मैरी। कैसा रहेगा, बढ़िया है ना। चलिए, तो अब जेम्स पहले मार्क का वहीं पर क्रियाक्रम करता है, उसको वहां पर दफनाने के बाद विलेज के अंदर जाता है, जो कि एक छोटा सा शहर है। अब वहां आने के बाद वो एक टैक्सी में सवार होकर मैक्स नाम के ड्राइवर से कहता है, मुझे रेलवे स्टेशन ले चलो प्लीज। मैक्स कहता है कि साहब, कौन से स्टेशन की बात कर रहे हो, यहाँ पर कोई स्टेशन नहीं है, मैं तो लोकल ड्राइविंग ही करता हूँ। दोस्तों, ये सुनकर तो जेम की हालत खराब, वो पूरी तरह हैरान हो जाता है कि आखिर ये मेरे साथ हो क्या रहा है। फिर वो उसकी टैक्सी से उतरकर एक क्लब में आता है ताकि पता लगा सके कि ये जगह कौन सी है और यहाँ पर कोई रेलवे स्टेशन है या नहीं, और नहीं है तो क्यों नहीं है। लेकिन तभी उसे वहाँ वो गुंडे और उनके कुत्तों के भौंकने की आवाज आ जाती है दोस्तों। इसलिए जेम्स डर के मारे तुरंत वहाँ से भाग जाता है कि कहीं मार्क की तरह ये गुंडे मुझे भी न मार दे। वो छुपते छुपाते तुरंत मैक्स की टैक्सी में आकर बैठ जाता है और उसे कहता है कि यहाँ कोई मैरी है, मुझे उसके पास चलना है। मैरी दोस्तों पता है ना, 554 नंबर। इसलिए दोस्तों मैक्स जेम को मैरी के पास छोड़ देता है, जो कि एक वेट्रेस होती है। तब जेम्स उसे बताता है कि देखो, वो मार्क था ना, वो यहाँ से भाग निकला है। मैरी समझ जाती है कि जेम्स किसकी बात कर रहा है, मतलब किस मार्क की बात कर रहा है। वो कहती है, देखो मार्क पागल आदमी है, उसकी बातों में कभी मत आना और कभी दोबारा मुझसे मिलने की कोशिश भी मत करना, वरना मुझे नहीं पता पर तुम्हारी वजह से मैं फंस जाऊंगी। तभी दोस्तों वहां पर फिर से वही गुंडे आ जाते हैं, इसलिए जेम्स तुरंत ही रेस्टोरेंट की छत पर आकर छुप जाता है। लेकिन तभी वहां पर एक बूढ़ा आदमी आता है जिसने व्हाइट कलर का सूट पहन रखा था। उसके हाथ में दोस्तों ग्रेनेड भी होता है। असल में दोस्तों ये बूढ़ा आदमी इस पूरे विलेज का चीफ है, यही पूरे विलेज को चलाता भी है। और यहाँ पर चीफ जेम्स को 6 कहकर पुकारता है, क्योंकि विलेज के अंदर जेम्स का नाम दोस्तों 6 है। और ये सुनकर जेम्स को फिर से न्यूयॉर्क के विजन्स आ जाते हैं, जिससे वो तुरंत बेहोश। अगले दिन की बात है, जेम्स की आंख हॉस्पिटल में खुलती है, जहां सारा नाम की डॉक्टर उसका इलाज करती है। इलाज हो जाने के बाद जेम्स को चीफ के पास ले जाया जाता है, जहां जेम्स उससे कहता है कि आखिर तुम हो कौन और मुझे यहाँ पर क्यों लाया गया है। देखो, मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, मैं तो न्यूयॉर्क शहर का एक निवासी हूँ बस, और अपने घर जाना चाहता हूँ। जिस पर चीफ चौंकते हुए कहता है कि न्यूयॉर्क, ये कौन सी जगह है, मैंने तो कभी इस जगह का नाम नहीं सुना, और तुम तो ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे कि पहली बार यहाँ पर आए हो। दोस्तों यहाँ चीफ जेम्स को उसकी आईडी भी देता है, जो कि इसी विलेज की थी, यानी कि जेम्स भी इसी विलेज का एक मेंबर है। ये इस आईडी से साबित हो जाता है। लेकिन जेम्स तो पूरी तरह हैरान है कि मैं यहाँ का निवासी कैसे हो सकता हूँ। लेकिन दोस्तों उसे चीफ की बात पर यकीन ही नहीं होता, उसे ये सब कुछ फेक लग रहा था। सोचता है कि कहीं चीफ मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश तो नहीं कर रहा। अब दोस्तों जेम्स को उसके घर भेज दिया जाता है, जो कि न्यूयॉर्क में नहीं बल्कि एक विलेज वाला घर होता है। वो घर उसे बिल्कुल उसके न्यूयॉर्क वाले घर जैसा ही लग रहा था। इसके बाद जेम्स विलेज को एक्सप्लोर करने निकल जाता है ताकि यहाँ के बारे में और अच्छे से जान पाए। तभी उसे शहर से दूर 2 बहुत ही बड़े टावर दिखाई देते हैं। एंड अब उसको देखकर जेम्स को लगता है कि शायद टावर तक अगर मैं पहुंच गया तो यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता मिल जाएगा। इसलिए दोस्तों वो मैक्स की टैक्सी चुराकर टावर के पीछे चला जाता है। लेकिन वो उस टावर के जितना नजदीक पहुंचने की कोशिश करता है, वो टावर उससे उतना ही दूर चला जा रहा था। अब इस चीज से जेम्स एकदम परेशान हो जाता है कि मैं कौन सी दुनिया में आ गया, और वो वहीं पर बेहोश दोस्तों। तभी सारा वहां पर आकर जेम्स को संभालती है और उसे वापस विलेज लेकर आती है। विलेज में आने के बाद जेम्स मार्क के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए उसके घर जाता है। तब उसे वहां मार्क की बनाई
बनाई हुई एक स्केच दिखाई देती है जिसमें लंदन की बिग बैन खड़ी बनी हुई थी दोस्तों। यानी कि मार्क भी विलेज का नहीं था, वो यहाँ से भागकर लंदन ही जाना चाह रहा था, लेकिन उन गुंडों को पता चल गया तो उन्होंने उसे मार दिया। यही बात है। वो ये सारी चीजें सोच ही रहा होता है, तभी वहाँ पर चीफ आकर जेम्स से कहता है कि सुनो, तुम यहाँ मार्क के घर पर क्या कर रहे हो हैं? जेम्स कहता है देखो, मैं ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं इस विलेज से न्यूयॉर्क वापस कैसे जा पाऊंगा। अरे तुम पागल तो नहीं हो गए हो? तुम्हारी दुनिया, असली दुनिया ये विलेज ही है, इससे बाहर कुछ नहीं है तुम्हारा। जितनी जल्दी तुम ये समझ लोगे तुम्हारे लिए अच्छा होगा। इतना कहकर चीफ दोस्तों अपने बेटे एलेक्स के साथ वहाँ से चला जाता है। लेकिन जेम्स को बड़ी बेचैनी होती है कि मुझे पता करना है ये मेरे साथ क्या हो रहा है। तो वो मैरी से मिलने जाता है और कहता है मुझे पता है तुम कुछ छुपा रही हो पक्का। फिर दोस्तों वो उसे मार्क के स्केचेस भी दिखाता है। मैरी कहती देखो, मैं तुम्हें सिर्फ इतना बता सकती हूँ कि मार्क हमेशा ये स्केचेस बनाया करता था, और मैंने जब उससे इन स्केचेस के बारे में पूछा तो उसने कहा कि ये स्केचेस उसकी पिछली लाइफ से जुड़ी हुई है, जहाँ पर मतलब वो पहले रहा करता था। उसका कहना था कि वो पता नहीं कैसे इस विलेज में आकर फंस गया। एंड दोस्तों इसके बाद ना वो उसे अपनी बनाई हुई कुछ स्केचेस दिखाती है, क्योंकि दोस्तों जेम्स की तरह उसे भी विजन्स आते हैं, जिसमें उसको पता चलता है कि वो पहले कहीं और ही रहा करती थी। मैरी ये तक बताती है कि मेरे और मार्क की तरह और भी लोग हैं इस विलेज के अंदर जिन्हें अपनी पिछली लाइफ के विजन्स आते हैं, जहाँ पर मतलब वो पहले रहा करते थे, और ऐसे लोगों को ड्रीमर्स कहा जाता है। लेकिन वो लोग अपनी आइडेंटिटी छुपा कर रखते हैं, वरना अगर किसी को पता चल गया तो उनको मार दिया जाएगा। ये सुनकर बेचारा जेम्स और ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है कि ये क्या हो रहा है, मतलब मेरी तरह बाकी लोग भी यहाँ पर फंसे हुए हैं। नहीं नहीं नहीं, इस रात से तो मुझे पर्दा उठाना ही पड़ेगा ताकि मैं जल्द से जल्द अपने घर न्यूयॉर्क जा पाऊं। दूसरी तरफ दोस्तों चीफ अपनी पत्नी हेलन को किसी तरह की 3 गोलियां खिला रहा होता है, एंड इन गोलियों के बारे में हमें आगे पता चलेगा कि ये गोलियां क्या काम करती हैं। वहीं पर उसका बेटा एलेक्स भी खड़ा होता है, जो ये सोच रहा होता है कि आखिर जेम्स ने ऐसा क्यों कहा कि वो दूसरी जगह से आया है। क्या सच में विलेज के बाहर भी कोई दुनिया है जिसके बारे में मेरे पिता मुझसे छुपाने की कोशिश कर रहे हैं? हो सकता है। तो दोस्तों इस तरह उसके मन में ये ख्याल आते हैं। दूसरी तरफ हम जेम्स को देखते हैं जो सारा के साथ होता है, जहाँ वो उसे अपनी न्यूयॉर्क वाली लाइफ के बारे में बता रहा होता है कि एक बार पता है मैं लूसी नाम की लड़की से मिला, उससे मिलते ही मेरी दोस्ती हो गई। मतलब मैं कहूँ तो उस समय मेरी लाइफ बहुत ही अच्छी चल रही थी, और फिर मेरी किस्मत ने करवट ली और मैं अचानक यहाँ पर आकर फंस गया। एंड दोस्तों इस तरह से वो दोनों आपस में बातें शेयर करते हैं। अगले दिन की बात है, मैरी जेम्स को कुछ बताने के लिए रेस्टोरेंट बुलाती है, लेकिन जैसे ही जेम्स रेस्टोरेंट जाने वाला होता है ना, तभी रेस्टोरेंट में धमाका, जिसमें मैरी पूरी तरह घायल हो जाती है। लेकिन मरने से पहले वो जेम्स को इतना बता तो देती है कि मार्क हमेशा कहता था कि यहाँ से बाहर निकलना है तो टावर के पास जाओ। इतना कहकर दोस्तों वो दम तोड़ देती है। लेकिन अब सारा जेम्स को कहती है कि तुम्हें ना मैरी से ज्यादा मिलना ही नहीं चाहिए था, यहाँ पर बहुत सारे जासूस रहते हैं, कोई भी विजन्स वगैरह की बात करता है तो उसको मार दिया जाता है। जेम्स की भी हालत खराब हो जाती है दोस्तों की विजन तो मुझे भी आते हैं। वो वहाँ से चीफ के घर पर जाता है और चिल्लाते हुए कहता है कि देख लेना, मैं यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता जरूर ढूंढ निकालूंगा और उसके बाद सबकी पोल खोलूंगा। ये कहकर दोस्तों वो वहाँ से टावर की तरफ भागने लग जाता है, लेकिन तभी उसके पास एक बहुत ही बड़ा व्हाइट बॉल आकर हमला कर देता है। जेम्स फिर बेहोश। दोस्तों ये जो बॉल है ना, ये चीफ के कंट्रोल में है, और जो कोई भी गड़बड़ करने की कोशिश करता है ये बॉल उसे मार देती है। कुछ देर के बाद टोनी नाम का बंदा आकर जेम्स को उठाता है और उसे चीफ के पास लेकर आ जाता है। चीफ बताता है कि टोनी तुम्हारा भाई है, अब ये मत कहना कि तुम अपने भाई को नहीं पहचानते। जिस पर जेम्स कहता है कि हाँ तुम सही कह रहे हो, ये मेरा भाई नहीं है। लेकिन तब टोनी जेम्स को उसकी और अपनी बचपन की फोटो दिखाता है ताकि उसे बता सके कि वो उसी का भाई है। लेकिन जेम्स कहता रहता है कि मैं इसे कैसे मान लूं कि ये मेरा भाई है, हो सकता है कि तुमने मेरे पॉकेट से फोटो चुरा ली हो। मुझे पता है कि तुम सब मिलकर मुझे मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हो ताकि मैं ये मान लूं कि इस विलेज का ही मैं मेंबर हूँ। देखो चाहे कुछ भी हो जाए, मैं कभी भी तुम्हारे बहकावे में नहीं आऊंगा। लेकिन अब टोनी कहता है कि अरे आखिर तुम मुझे भूल कैसे सकते हो? कोई इंसान अपने भाई को कैसे भूल सकता है? मेरे ख्याल से तुम्हें कुछ साइकेट्रिक सेशन लेने चाहिए, क्या पता तुम्हें सब कुछ याद आ जाए। एंड दोस्तों इस पर जेम्स मान जाता है। अब एक साइकेट्रिस्ट जेम्स का सेशन लेता है, लेकिन जेम्स तो बस न्यूयॉर्क में बिताए हुए पलों को याद कर रहा होता है जहां वो लूसी के साथ कमरे में होता है। उन दोनों की बातों से हमें ये भी पता चलता है दोस्तों कि जेम्स सुमोकर नाम की कंपनी में काम करता था, जहां पर उसका काम था लोगों पर नजर रखना, उनके बारे में हर चीज जानने की कोशिश करना कि आखिर वो लोग क्या करते हैं, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। लेकिन ये काम वैसे जेम्स को पसंद नहीं था, इसीलिए उसने अपनी कंपनी से रिजाइन दे दिया। उसी कंपनी में लूसी भी काम करती थी, जिसमें दोनों की दोस्ती हो गई और धीरे धीरे ये सब कुछ प्यार में बदल गया। इधर विलेज में टोनी जेम्स को बस डिपो पे लेकर आ जाता है, जहाँ टोनी का जो ड्राइवर है वो जेम्स से कहता है कि तुम भी यहाँ के ड्राइवर हुआ करते थे पहले, हमारा काम था लोगों को पूरे विलेज का टूर करवाना। ये सुनकर तो जेम्स और हैरान हो जाता है कि मेरे कितने राज छुपे हुए हैं, मैं क्या क्या करता था।
और टोनी के कहने पर दोस्तों वो लोगों को टूर पे लेकर जाता है। लेकिन जैसे वो रेगिस्तान के पास आता है ना, उसे वहाँ पर एक जहाज का एंकर दिखाई देता है। उसे देखकर जेम्स की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। सोचता है कि शायद यहाँ से दूर समुद्र होगा और समुद्र के रास्ते विलेज से निकला जा सकता है, ये उसकी सोच होती है। लेकिन बेचारी की फूटी किस्मत, वहाँ पर कोई समुद्र नहीं होता, बस एक एंकर था। टोनी दोबारा उसे समझाने की कोशिश करता है कि देखो भाई, मैं तुम्हारा भाई हूँ और जब भी तुम इनकार करते हो ना कि मैं तुम्हारा भाई नहीं हूँ, तो मुझे बहुत ही बुरा लगता है कि आखिर मेरा भाई मुझे पहचान नहीं रहा। इसलिए प्लीज याद करने की कोशिश करो और मुझे पहचानो मैं कौन हूँ। लेकिन दोस्तों तब भी जेम्स को कुछ याद ही नहीं आता। अब अगले दिन की बात है, जो चीफ है ना अपना, वो जेम्स की बस में आता है और वहाँ आने के बाद वो टोनी को कार्ड देते हुए कहता है, बधाई हो, इस साल फ्री रिजॉर्ट जाने का टिकट तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को मिलता है। तुम लोग आराम से फ्री में रिजॉर्ट में घूम पाओगे। ये सुनकर टोनी भी खुश हो जाता है। अब रात को एलेक्स चीफ से अपने बचपन के बारे में पूछने की कोशिश करता है कि आखिर मैं बचपन में कैसा था, क्योंकि मुझे अपने बारे में कुछ भी याद नहीं है। ऐसा लगता है जैसे मेरी यादें मिटा दी गई हों। ये सुनकर चीफ अपने बेटे को समझाते हुए कहता है कि देखो मेरे बच्चे, यादें कभी कभी धुंधली हो जाती है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम उन बातों को झुठला दो। मुझे तुम्हारी बातों से ऐसा लग रहा है कि तुम जेम्स की बातों में आकर हम पर शक कर रहे हो और ये सोच रहे हो कि तुम यहाँ के नहीं हो बल्कि कहीं और के हो और तुम्हें यहाँ पर लाया गया है। लेकिन ऐसा नहीं है बेटा, तुम मेरे बच्चे हो और इस पर कभी शक मत करना। अब अगले सीन में दोस्तों जेम्स सारा को एक जगह पे लेकर जाता है। वहाँ आने के बाद उससे कहता है कि पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगता है कि इस जगह से मेरी पुरानी यादें जुड़ी हुई है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, मैं तो यहाँ पर पहली बार आया हूँ। यहाँ से वो अपने बचपन को याद करने की कोशिश करता है, जिससे उसे पता चलता है कि उसने इस जगह पर एक डब्बा छुपाया था। जेम्स के ढूंढने पर उसे वो डब्बा भी मिल जाता है, जिसमें लिखा था, मैं जेम्स हूँ 6 साल का, मेरा घर विलेज है और मुझे इस जगह से बहुत ज्यादा प्यार है। ये पढ़कर दोस्तों जेम्स और हैरान हो जाता है कि नहीं यार, ऐसे कैसे हो सकता है, पक्का ये चीफ मेरे दिमाग के साथ खेल रहा है। वो मुझे यकीन दिलाना चाह रहा है कि मैं इसी विलेज का हूँ और ऐसे उसने बाकियों को भी यकीन दिलाया होगा, इसलिए उन्होंने इस बात को मान लिया और जो नहीं मान रहे वो उन्हें मेरी तरह ड्रीमर कहकर मरवा देता है। पर सारा कहती है मेरे ख्याल से ये बस तुम्हारा एक वहम है, तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो लगता है, जबकि कुछ ऐसा हुआ ही नहीं है। तुम यहीं के हो और तुम्हारा बचपन भी यहीं पर गुजरा है। वेल दोस्तों, आपको क्या लगता है, असल में जेम्स विलेज का ही है या फिर उसे कहीं और से लाया गया है? अपनी राय बता दीजिए कमेंट्स में। पता है नहीं बताया आप लोगों ने, कोई बात नहीं। अगले सीन में टीना नाम की लड़की जेम्स से आकर कहती है, मैंने टूर के दौरान कई बार समुद्र की आवाज सुनी, मुझे लगा कि तुम मेरी बातों पर भरोसा कर लोगे, इसलिए मैं तुम्हें बता रही हूँ। रेगिस्तान के आगे पता है एक समुद्र है। ये सुनकर जेम्स भी हैरान हो जाता है, क्या ये सच में है? लेकिन जब वो टीना के साथ जाता है तो वहाँ पर कोई समुद्र नहीं होता और कुछ देर के बाद यहाँ टोनी और बाकी रिजॉर्ट के लिए निकल जाते हैं, जहाँ बस जेम्स ला रहा होता है। पर जैसे वो टावर्स को देखता है ना, वो बस उसी ओर मोड़ देता है दोस्तों, ताकि टावर तक पहुंच पाए। लेकिन कोई फायदा नहीं होता, वो दोबारा उसी एंकर के पास घूम फिर कर आ जाता है। टोनी उसे समझाते हुए कहता है कि भाई मैं कितनी बार तुम्हें समझाऊं कि दूसरी लाइफ कुछ नहीं है, ये सब बस तुम्हारे दिमाग का खेल है जो तुम्हें खिला रहा है। अरे मैं तुम्हारा भाई हूँ यार, यही सच्चाई है। एंड दोस्तों ये सुनकर यहाँ जेम्स को भी थोड़ा थोड़ा यकीन हो जाता है कि शायद टोनी सही कह रहा है। लेकिन जैसे वो सभी रिजॉर्ट आते हैं, टोनी मौका देखकर जेम्स से कहता है कि देखो तुम सच कह रहे हो, मैं तुम्हारा भाई नहीं हूँ। मुझे चीफ ने धमकाया था एक्टिंग करने के लिए कि मैं तुम्हारे भाई की एक्टिंग करूँ। एक्चुअली चीफ विलेज के हर मेंबर पे नजर रखता है, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ सच्चाई बता रहा हूँ। मुझे भी विजन आते हैं दूसरी लाइफ के। मुझे तो लगता है कि तुम ही मुझे इस विलेज से बाहर निकाल सकते हो, इसलिए मैं तुम्हें सब बता रहा हूँ। बस दोस्तों ये सुनकर जेम्स को यकीन हो जाता है कि विलेज के अंदर सभी लोगों को यहाँ लाया गया है, ना कि वो लोग यहीं के हैं। इसके बाद टोनी, जेम्स और टीना तीनों दोबारा समुद्र ढूंढने निकल जाते हैं, जहाँ उन्हें वो समुद्र मिल भी जाता है दोस्तों। उसको देखकर तो क्या बताऊं, तीनों की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। लेकिन जैसे टोनी समुद्र में आता है, व्हाइट बॉल उस पर हमला करके उसकी जान ले लेता है दोस्तों। ये देखकर जेम्स को बहुत बुरा लगता है कि उसके दोस्त की मृत्यु हो गई, क्योंकि पता है आपको, इसी तरह से बचपन में उसका भाई डूब कर मर गया था। अगले सीन में विलियम नाम का अंडरकवर जासूस जेम्स को चीफ के पास लेकर आता है, जहाँ चीफ जेम्स से कहता है कि देखो मेरे पास तुम्हारे लिए काम है, बहुत ही बढ़िया काम। जहाँ तक मुझे पता चला है तुम ऐसे लोगों को ढूंढ रहे हो जिन्हें विजन आते हैं, तो मैं यही काम तुम्हें देना चाहता हूँ। तुम्हें विलियम के साथ रहकर ऐसे लोगों पर नजर रखनी है जिन्हें विजन आते हैं। उनका सारा डेटा लाकर मुझे देना है कि उनके विजन कैसे आते हैं और वो किस तरह के काम कर रहे हैं। तुम्हें किस पर नजर रखनी है उसके बारे में मैं तुम्हें बताऊंगा। दोस्तों इस पर जेम्स मान जाता है कि ऐसे लोगों को तो मैं खुद ही ढूंढना चाहता था, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि इसके पीछे चीफ की कोई चाल हो। पर अभी वो इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता दोस्तों। इसके बाद वो एक हिस्ट्री टीचर पर नजर रखना शुरू कर देता है, क्योंकि चीफ के हिसाब से वो एक ड्रीमर है।
तो अब जेम्स भाई साहब उसी स्कूल का एक टीचर बनते हुए स्ट्रीट टीचर से बात करने की कोशिश करता है ताकि पता कर पाए कि सच में वो ड्रीमर है या नहीं। लेकिन वो टीचर उसे कुछ भी नहीं बताता कि उसे कभी विजन आए। इसके बाद जेम्स बच्चों की क्लास लेना चला जाता है। वहां आकर उसे पता चलता है कि यहाँ के सारे बच्चों ने अपना अलग ही डिवाइस बना के रखा हुआ है जिसकी मदद से वो लोगों पर नजर रखते हैं। ये देखकर जेम्स सभी से कहता है तो ठीक है, जब तुम लोगों का दिमाग इतना ही चलता है तो मैं तुम्हें एक नया टास्क देता हूँ। तुम्हें पता करना है कि आखिर विलेज में हो क्या रहा है। सब चीजों की जानकारी लाकर मुझे देनी है, जिन पर भी शक हो उस पर नजर रखनी है। दोस्तों बच्चों को क्या चाहिए था, टीचर ने बोल दिया तो सभी मान जाते हैं। दूसरी ओर दोस्तों चीफ अपनी पत्नी हेलन को दूसरी कोई गोली खिलाता है जिससे वो होश में आ जाती है। एंड होश में आने के बाद वो दोनों एक साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं। एंड उसके बाद वो फिर से बेहोश हो जाती है। पता नहीं क्या चक्कर है। ये हेलन के साथ क्या हो रहा है वो तो आगे पता चल जाएगा दोस्तों, बस आप थोड़ा पेशेंस रखिएगा। दूसरी तरफ जेम्स को विलियम की डायरी मिलती है जिसमें उसने अपने सस्पेक्ट की फोटो और उनके नाम लिखे हुए थे जिन पर नजर रखने के लिए चीफ ने उससे कहा था। एंड उस डायरी से उसे पता चलता है कि विलियम का सस्पेक्ट कोई और नहीं बल्कि वो खुद और सारा है। ओहो, चीफ ने बहाने से विलियम को मेरे साथ लगाया ताकि वो एनी टाइम मुझ पर नजर रख पाए, और उसी के साथ साथ मैं सारा से काफी बार मिला भी इस टाइम। ओहो, इसीलिए चीफ को सारा पे शक हो गया है। दोस्तों अब विलियम और जेम्स दोनों एक छोटे कैमरा की मदद से टीचर पर नजर रखने लगते हैं, लेकिन टीचर को इसके बारे में पता चल जाता है, इसलिए वो कैमरे के सामने अपनी जान दे देता है दोस्तों। एंड ये देखकर तो विलियम और जेम्स दोनों हैरान हो जाते हैं। तो वही चीफ को भी अपने घर पर छोटा कैमरा लगा हुआ मिलता है। इसका मतलब है कोई तो है जो जरूर उस पर नजर रखना चाहता है। एंड ये देखकर चीफ का गुस्सा नेक्स्ट लेवल पे होता है दोस्तों कि किसकी इतनी हिम्मत हुई जो मुझ पर नजर रखे। अगले दिन मैक्स को उसके घर के गार्डन में एक अजीब सा बड़ा होल दिखाई देता है। एंड उसे कुछ समझ में नहीं आता कि आखिर ये होल यहाँ पर कैसे बन गया। वहीं जेम्स जैसे ही सारा के घर पर आता है ना, उसे घर की छत पर कैमरा लगा हुआ दिखाई देता है। और ये तो पता ही होगा कि ये काम विलियम के सिवा और कोई नहीं कर सकता, क्योंकि चीफ के कहने पर ही विलियम सारा पर और जेम्स पर नजर रख रहा है। तो अब चीफ विलियम को अपने पास बुलाकर कहता है कि आखिर यहाँ कैमरा कौन लगा सकता है। विलियम कहता है मेरे ख्याल से ये काम जेम्स का हो सकता है। नहीं नहीं नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। एक्चुअली मुझे लगता है जब से एलेक्स ने जेम्स को देखा ना, वो अजीब अजीब बातें करने लगा है। इसलिए मैं तुम्हें एक नया टास्क दे रहा हूँ, ध्यान से सुनो। जेम्स के बजाय अब तुम्हें एलेक्स पर नजर रखनी है कि आखिर वो कहाँ जाता है, क्या करता है, वगैरह वगैरह। और इस पर विलियम भी मान जाता है। अब रात को जेम्स जब क्लब में जाता है, उसे एलेक्स और विलियम आपस में बात करते हुए दिखाई देते हैं। एंड उन्हें ऐसे साथ में देखकर जेम्स को पता चल जाता है कि ये दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। मतलब दो लड़के आपस में एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। क्या ही हो सकता है दोस्तों इनका। इसके बाद जेम्स सारा के पास आता है, उसे ये बताने कि तुम पर नजर रखी जा रही है, जरा सावधान रहना। लेकिन उल्टा सारा ही जेम्स को उसकी फोटो दिखाकर कहती देखो देखो, इस फोटो से साफ पता चल रहा है कि मुझ पर नजर कोई और नहीं बल्कि तुम ही रख रहे हो। क्या है ये? क्योंकि वो तुम ही हो जिसने मेरे घर की छत पर कैमरा लगाया था। तुम करना क्या चाहते हो? दोस्तों वो गुस्सा होकर चली जाती है। ये एक मिनट रुकिए जरा, लगता है दोस्तों किसी ने जेम्स की गलत टाइम पे फोटो खींच ली थी, जब बस वो चेक करने आया था कि सारा के ऊपर कोई नजर रख रहा है या नहीं, और वही फोटोज जिसने बिक्री करी थी उसने सारा को दे दी। पक्का ये काम विलियम का हो सकता है क्योंकि वो दोनों पर नजर रख रहा था। तो इधर विलियम एलेक्स को बताता है कि तुम्हें पता है चीफ को हम पर शक हो रहा है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि हमें अब और ज्यादा मिलना चाहिए, वरना पता नहीं आगे चलकर हम दोनों को खतरा भी हो सकता है। एलेक्स की यहाँ पर घबराहट बढ़ जाती है दोस्तों। वो विलियम को मारकर उसकी जान ले लेता है दोस्तों, ताकि उसके पिता को उसके बारे में पता ही ना चले। एंड वहीं जेम्स जैसे सारा को समझाने उसके घर जाता है, तो उससे पता चलता है कि चीफ के गुंडे सारा को उठाकर लेकर गए। जेम्स यहाँ से तुरंत एलेक्स के पास जाता है, उससे पूछता है कि देखो देखो मुझे सारा को बचाना है, मुझे बताओ कि वो अभी कहाँ पर होगी और मैं कैसे उसे बचा सकता हूँ। अगर हाँ तुमने नहीं बताया तो याद रखना मैं तुम्हारे और विलियम के बारे में तुम्हारे पिता को बता दूंगा। यहाँ पर दोस्तों एलेक्स घबरा जाता है और कहता है देखो जिन पर भी मेरे पिता को शक होता है ना, वो उन्हें टनल में भेज देते हैं। टनल एक ऐसी जगह है जहाँ पर ज्यादातर ड्रीमर्स को रखा जाता है और उनकी वहाँ पर जान ली जाती है। मैं तुम्हें ड्रीमर बनाकर वहाँ लेके जाऊंगा और फिर तुम उसे बचा लेना। दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे कि जब चीफ को पता है कि जेम्स एक ड्रीमर है तो फिर वो उसे कुछ क्यों नहीं करता और बाकी ड्रीमर की जान लेने पर वो उतारू हो जाता है, ऐसा क्यों? आगे पता चलेगा बस। तो अब जेम्स भी एक ड्रीमर बनकर टनल में चला जाता है, जहाँ उसे उसकी एक स्टूडेंट दिखाई देती है और यही वो स्टूडेंट थी दोस्तों जिसने सीधे चीफ पर ही नजर रखना शुरू कर दिया था।
तो जैसे चीफ को पता चला ना कि ये स्टूडेंट उस पर नजर रख रही है, उसने उसे भी टनल में भेज दिया। तब वो स्टूडेंट जेम्स को सारा के पास लेकर जाती है एंड तभी वहाँ वही व्हाइट बॉल सभी को मारने पहुंच जाता है दोस्तों। लेकिन इससे पहले कि वो बॉल उन्हें मार पाता, वो तीनों वहां से बचकर निकल जाते हैं। चलो बच गए। अगले सीन में जेम्स को एक मैरिज ब्यूरो का इनविटेशन कार्ड मिलता है जहां लोगों की शादी करवाई जाती है। सारा के कहने पर जेम्स वहां जाने के लिए मान जाता है दोस्तों, और वहां पर आकर उसे पता चलता है कि मैरिज ब्यूरो ने एक लड़की को उसके लिए सिलेक्ट किया है, और वो लड़की कोई और नहीं, क्या बात कर रहा हूँ मैं, लूसी होती है दोस्तों। वो लूसी, वही लूसी जिसके साथ जेम्स न्यूयॉर्क में टाइम स्पेंड कर रहा था, जो उसके सपने में आ रही थी, मतलब जो उसके विजन में दिख रही थी। ये देखकर जेम्स एकदम हैरान हो जाता है कि हाउ इज इट पॉसिबल। लेकिन लूसी जो थी उसकी आंखें नहीं होती यार, वो एक अंधी लड़की है जिसे खुद भी नहीं पता कि वो कभी न्यूयॉर्क में रहा करती थी या नहीं। जेम्स कहता है ऐसा लग रहा है कि मेरी तरह लूसी को भी विलेज के अंदर लाया गया और यहाँ आने के बाद उसे यकीन दिलाया गया कि वो यहीं की है, इसीलिए लूसी मान गई और अब खुद को यहाँ की निवासी मानती है, यही लगता है मुझे। दूसरी तरफ दोस्तों चीफ सारा के पास आकर कहता है देखो मुझे पता है तुम जेम्स को पसंद करती हो, अगर तुम जेम्स को जिंदा देखना चाहती हो तो तुम्हें मेरा एक काम करना होगा, और इस काम के बदले मैं तुम्हें और जेम्स दोनों को जिंदा छोड़ दूंगा। सारा भी मान जाती है दोस्तों। यहाँ जेम्स लूसी को अपने घर पर लेकर आता है और उसे याद दिलाने की कोशिश करता है कि सुनो तुम्हें पता है हम दोनों एक बार न्यूयॉर्क में मिल चुके हैं। लूसी को कुछ याद ही नहीं होता यार। यहाँ से दोस्तों अगले सीन में दिखाते हैं कि एलेक्स वो 3 गोली को लेकर सारा के पास आता है और उससे कहता है प्लीज मुझे बताओ कि आखिर ये दवा क्या करती है। सारा कहती है ठीक है मुझे थोड़ा समय दो, मैं तुम्हें बता दूंगी। अगले सीन में दोस्तों मैक्स के घर के बाहर जो अजीब और बड़ा सा गड्ढा बन गया था ना, उसकी खबर वो ऑफिशियल्स को दे देता है ताकि वो लोग यहाँ पर आकर जल्दी से जल्दी इसका कोई इंतजाम करे। लेकिन दुर्भाग्य से जब तक कोई ऑफिशियल वहाँ पर पहुँचता उससे पहले मैक्स की बेटी साइकिल से खेलते हुए उस गड्ढे में गिर जाती है, जिसे चाहकर भी मैक्स बचा नहीं पाता क्योंकि वो गड्ढा बहुत ही ज्यादा गहरा था। और मैक्स की पत्नी तो उसे दोष देती है कि अगर गार्डन का गेट तुमने बंद किया होता तो आज ये नौबत नहीं आती। बेचारे मैक्स का एकदम दिल टूट जाता है। कुछ देर के बाद दोस्तों चीफ के कहने पर सारा जेम्स और लूसी के अंदर किसी तरह का इंजेक्शन लगा देती है। दोस्तों ये इस तरह का इंजेक्शन है कि 2 इंसान के अंदर लगाया जाए तो इससे वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगेंगे, और यही तो चीफ चाहता था कि जेम्स लूसी को पसंद करने लगे, क्योंकि उसके बाद वो यहाँ से जाने के बारे में सोचेंगे ही नहीं। तो आगे दिखाते हैं कि सारा एलेक्स के पास आकर उसे उन 3 गोलियों के बारे में बताती है कि एक गोली बेहोश कर देने वाली है, दूसरी हालुसिनेशंस देने वाली और तीसरी माइंड को कंट्रोल करने वाली। बस दोस्तों ये सुनकर एलेक्स हैरान हो जाता है कि आखिर उसके पिता उसकी माँ को ये दवा क्यों दे रहे हैं। तो यहाँ इंजेक्शन लगने के बाद होता यह है कि जेम्स लूसी को बहुत ज्यादा पसंद करने लग जाता है, वो एनी टाइम अब लूसी के साथ रहने लग जाता है। लेकिन ये चीज सारा को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि जेम्स लूसी के साथ रहे, इसीलिए इस बार वो दूसरा इंजेक्शन चीफ से छुपा कर जेम्स को लगा देती है ताकि पुराने वाले इंजेक्शन का असर खत्म हो जाए। लेकिन दोस्तों उसे खत्म होने के लिए कुछ टाइम तो लगेगा ही। एंड अब अगले दिन की बात है, चीफ जेम्स और लूसी की शादी करवा रहा होता है ताकि जेम्स खुद को हमेशा के लिए विलेज का मानकर लूसी के साथ अपना जीवन यहीं पर गुजारे। लेकिन तभी सारा आकर जेम्स को बता देती है कि पता है मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। बस दोस्तों ये सुनकर लूसी को बहुत बुरा लगता है और वो उदास होकर वहाँ से चली जाती है। और जब जेम्स उसके पीछे जाता है तब वो रिवील करती है कि हाँ मैं लूसी ही हूँ, न्यूयॉर्क वाली। पर चीफ की मुझे से यहाँ पर ये नाटक करना पड़ा, मुझे यहाँ पर चीफ ने इसलिए बुलाया ताकि मैं तुम्हें यहीं पर रहने पर मजबूर कर पाऊँ, मुझे माफ कर देना, मैं चीफ की बातों में आकर तुम्हें धोखा दे रही थी। और इतना कहकर वो गिल्ट के मारे वहीं बने गड्ढे के अंदर कूदकर अपनी जान दे देती है। वहीं मैक्स भी खड़ा था जो खुद भी जान देने के इरादे से वहाँ पर आया था क्योंकि अपनी बेटी को खोने के बाद वो बहुत ही परेशान था, डिप्रेशन में चला गया था। पर जेम्स उसे समझाता है कि देखो देखो जान देने से कुछ नहीं होगा, मेरी बात मानो, खुद को संभालो, हम जरूर कोई दूसरा रास्ता निकाल लेंगे। तब मैक्स की अकल ठिकाने आती है, वो मान जाता है। कुछ देर के बाद जेम्स चीफ के घर पर आता है और कहता है सुनो तुमने लूसी को मजबूर किया था ना अपनी जान देने पर, उसकी हत्या के आरोपी तुम हो, समझ गए, और इसका बदला मैं तुमसे लेकर रहूंगा, देख लेना। दोस्तों रात की बात है, एलेक्स क्लब में होता है, तभी उसके पास चीफ आता है। उसे देखकर एलेक्स कहता है कि मुझे जानना है कि आखिर इस विलेज की सच्चाई क्या है, मुझे लगता है कि आप मुझसे बहुत कुछ छुपा रहे हो। चीफ कहता है अरे एक बार तुम अपनी माँ से मिलकर बातें तो करो, वही तुम्हें बता देगी कि आखिर इस विलेज की सच्चाई क्या है। एंड दोस्तों वो उसे कमरे की चाबी भी देता है जहाँ पर वो उसी 3 गोली को रखता है, इसलिए एलेक्स भी चाबी ले लेता है।
इधर दोस्तों सारा को भी विजन्स आने काफी ज्यादा बढ़ चुके थे। उसे तो अब क्लियर एक लड़की दिखाई दे रही होती है जिसने अपने चेहरे पे कार्डबोर्ड बॉक्स रखा हुआ है। तभी जेम्स भी पहुंच जाता है। तो यहाँ पता नहीं यार, देखो उसको, वो सारा के साथ फ्लर्ट करते हुए उससे क्लोज होने की कोशिश करता है, पर विजन से परेशान सारा उसे वहाँ से भेज देती है। थोड़ी देर के बाद जेम्स फिर से सारा के घर पर आता है। जाने के बाद दोस्तों जेम्स को सारा से एक बात पता चलती है। सारा कहती है, तुम्हें पता है कुछ देर पहले तुम यहाँ पर आए थे और तुमने मेरे साथ गलत हरकत करने की कोशिश की। जेम्स बेचारा परेशान कि यार मैं क्यों सारा के साथ ऐसी हरकत करूंगा। इसी परेशानी में दोस्तों वो मैक्स के पास जाता है, लेकिन देखिए यहाँ पर मैक्स उससे बड़ा नाराज होता है। कहता है कि अभी तो हमारा झगड़ा हुआ था, तुम फिर से यहाँ पर आ गए झगड़ा करने के लिए। ओहो, ये क्या हो रहा है। जेम्स को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये सभी लोग कह क्या रहे हैं। तब दोस्तों उसे अपने सामने एक और जेम्स दिखाई देता है, इसीलिए वो उसका पीछा करना शुरू करता है। जहाँ दोनों के बीच वहाँ लड़ाई भी होती है और इस लड़ाई के दौरान हो रही बातों से हमें पता चलता है कि दोस्तों ये दोनों जेम्स एक ही हैं। एक तो नॉर्मल जेम्स जिसे हमने शुरू से देखा और दूसरा जेम्स वो जिसने सारा के साथ गलत हरकत करने की कोशिश की। तो असल में दूसरा जेम्स रियल जेम्स की दोस्तों इमेजिनेशन है। जो चीज असली जेम्स नहीं कर पा रहा था वो उसका इमेजिनरी जेम्स कर रहा था। और ये इमेजिनरी जेम्स का मेन टारगेट पता है क्या है? चीफ को मारना। लेकिन दोस्तों असली जेम्स को समझ नहीं आता कि एक तो मैं विलेज की मिस्ट्री सुलझा नहीं पा रहा और अब ये इमेजिनरी जेम्स कहाँ से आ गया। दोस्तों किसी बंदे का इमेजिनरी रूप तब आता है जब इंसान को काफी बुरा लग रहा हो या फिर वो ऐसा काम करना चाहता हो पर कर नहीं पा रहा हो, तभी इंसान का इमेजिनरी रूप सामने आता है इस सीरीज में। तो दोस्तों ऐसे ही चीफ का भी एक इमेजिनरी वर्जन आ जाता है जो कि थोड़ा पागलों जैसी हरकत करता है, क्योंकि जब एलेक्स ने अपने ही पिता पर शक करना शुरू किया तब से चीफ को बहुत बुरा लगा, क्योंकि उसने ही ये विलेज अपनी पत्नी और अपने बेटे के लिए बनाया। लेकिन तब भी उसका मकसद पूरा नहीं हुआ और वो मकसद था अपनी फैमिली को खुश रखने का। इसी वजह से उसका इमेजिनरी वर्जन आ गया है और ये वर्जन वो सारे काम कर रहा है जो असली चीफ नहीं कर सकता। है ना इंटरेस्टिंग। दूसरी तरफ एलेक्स अपनी माँ को होश में लेकर आ जाता है और उससे अपने और विलेज के बारे में सच्चाई पूछता है। तब हेलन बताती है, देखो बेटा, विलेज के अंदर कई सारे लोगों को बाहर से लाया गया है। जो लोग बाहर से आए हुए हैं ना, सिर्फ वो लोग विलेज से बाहर निकल सकते हैं अगर वो खुद को सही कर लें तो। लेकिन जो लोग रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करते वो लोग विलेज के बाहर नहीं जा सकते बेटा। जैसे कि तुम, मुझे माफ कर देना लेकिन तुम हमेशा यहीं रहोगे, तुम्हारा वजूद बाहर की दुनिया में है ही नहीं। दोस्तों ये सुनकर एलेक्स एकदम हैरान हो जाता है कि माँ क्या कह रही हो। दोस्तों यहाँ पर हेलन ने ये क्या बोला चलिए आपको बताता हूँ थोड़ी देर में, लेकिन उससे पहले आके देखिए अगले सीन में इमेजिनरी चीफ चर्च में बैठा होता है। तभी वहाँ पर जेम्स आता है। तब चीफ उसे बताता है कि मैंने ही इस विलेज को बनाया ताकि मैं दुनिया के लोगों को सही कर पाऊँ, जो जिंदगी वो चाहते हैं उन्हें वैसी ही जिंदगी दे पाऊँ। लेकिन शायद मैं इस काम में सफल नहीं हो पाया। दूसरों को अच्छी जिंदगी क्या दूंगा, मैं खुद ही, मतलब मेरी जिंदगी खुद ही ठीक नहीं है और अब तुम चाहो तो तुम मुझे मार सकते हो, क्योंकि इंसान की फितरत ही यही है। हर इंसान के अंदर कोई ना कोई जानवर छुपा होता है। लेकिन दोस्तों तब इमेजिनरी जेम्स ये सुनते ही चीफ को मारने की कोशिश करता है, लेकिन असली जेम्स वहाँ पर आकर इमेजिनरी को रोक लेता है। वो उससे कहता है कि मुझे पता है तुम मेरे दिमाग के बनाए हुए एक रूप हो। जो चीज मैं करना चाहता हूँ लेकिन कर नहीं सकता वो तुम कर रहे हो। लेकिन मेरी बात सुनो, हम इस तरह से चीफ को नहीं हरा सकते। हमें एक होकर काम करना पड़ेगा, तभी जाकर हम चीफ को हरा पाएंगे और उसके बाद इस विलेज से बाहर निकल पाएंगे। यही एक रास्ता है। तब दोस्तों ये सुनकर इमेजिनरी जेम्स गायब हो जाता है और वो दोनों अब एक हो जाते हैं। उसी के साथ साथ चीफ का भी इमेजिनरी वर्जन गायब हो जाता है, क्योंकि उसने अपने इमोशंस पे काबू पा लिया था। एक्चुअली ये इमेजिनरी वर्जन सिर्फ दिमाग के इमोशंस होते हैं दोस्तों, जो चीफ और जेम्स को दिखाई दे रहे थे। अगर वो अपने इमोशंस पे काबू पा लें तो उनके इमेजिनरी वर्जन्स गायब हो जाएंगे, जैसे कि अभी उनके साथ हुआ, क्योंकि उन्होंने अपने इमोशंस पे कंट्रोल कर लिया। दोस्तों आपको ये कंफ्यूज तो नहीं कर रही सारी चीजें? कोई बात नहीं, बने रहिए, बस आपको सब समझ में आने वाला है। अब हम न्यूयॉर्क का सीन देखते हैं दोस्तों। असल में न्यूयॉर्क वाला सीन ही रियलिटी है और ये पूरा विलेज बस लोगों के दिमाग का रचा हुआ खेल है। लेकिन ऐसे कैसे, अभी आपको पता चलने वाला है। तो न्यूयॉर्क में जेम्स कंट्रोल रूम में आता है। वहां आने के बाद उसे काफी सारे कंप्यूटर दिखाई देते हैं, जिन सभी के ऊपर उन्हीं लोगों की वीडियो चल रही थी जो लोग अभी विलेज के अंदर मौजूद हैं दोस्तों। अब उन सभी को देखकर जेम्स को पता चलता है कि ये तो वही लोग हैं जिनके ऊपर मैं सुमोकोर के अंदर नजर रखा करता था। इसका मतलब विलेज के अंदर जो भी एक्सपेरिमेंट हो रहा है उस एक्सपेरिमेंट के लिए लोगों को मैंने ही चुना था। दोस्तों इन सब चीजों से जेम्स बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर मेरे साथ ये क्या हो रहा है। दरअसल दोस्तों जेम्स एक ही समय में दो टाइमलाइन को जी रहा है। एक है विलेज वाली
दूसरी न्यूयॉर्क वाली। और जब दोनों आपस में टकराते हैं तभी जेम्स को विजन्स आते हैं। और अब आ जाइए मैक्स की तरफ, जो कि रियलिटी में चीफ का ड्राइवर है। वो जेम्स को कार में बिठाकर चीफ के पास लेकर आ जाता है। याद रखना दोस्तों, ये रियलिटी है। अब यहाँ पर रिवील होगा सीरीज का क्लाइमैक्स। रियलिटी में जेम्स चीफ से मिलने जाता है, जहां वो हेलन के साथ बैठा हुआ था। और यहाँ पर हेलन अपने माइंड के अंदर विलेज को कंट्रोल कर रही होती है। चीफ यहाँ जेम्स को सारी बात बताता भी है कि असल में ये विलेज कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता। ये विलेज इंसान के दिमाग के द्वारा बनाई हुई दुनिया है, जिसे हेलन कंट्रोल करती है। और इस एक्सपेरिमेंट में हमने कुछ लोगों को सिलेक्ट किया है, ऐसे लोगों को जो अपनी जिंदगी से परेशान थे या फिर उनकी आदतें वगैरह सही नहीं थी। इस एक्सपेरिमेंट का मकसद था लोगों के माइंड को एक ऐसी दुनिया दिखाना जहां वो अपनी गलतियों को सुधार कर एक अच्छी जिंदगी रियलिटी में जी सके। मैं और हेलन कभी पेरेंट्स नहीं बन पाए, इसलिए हम दोनों ने विलेज बनाया, एक ऐसी दुनिया जो सिर्फ दिमाग में एग्जिस्ट करती है। वहाँ हमारा एक बेटा भी हुआ। और इस एक्सपेरिमेंट का मतलब ये था कि दिमाग को धोखे में रखा जा सके कि वो ऐसी लाइफ जी रहे हैं जो वो चाहते थे। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमने कई लोगों को ठीक भी किया, भले ही वो धोखे में जी रहे हो, लेकिन वो खुश तो है। पर दोस्तों जेम्स कहता है देखो ये सही नहीं है, हम दूसरों की परमिशन के बगैर उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करें, ये सही नहीं है। लेकिन चीफ कहता है कि ये लोगों की भलाई के लिए तो है, तुमने खुद ही तो ऐसे लोगों को एक्सपेरिमेंट के लिए सिलेक्ट किया था जब सब किसी न किसी प्रॉब्लम से गुजर रहे थे तब। लेकिन एक्सपेरिमेंट पूरा होने के बाद वो ठीक भी तो हो सकते हैं। दोस्तों मुझे पता है सब कुछ आकर आपके सर पे गिर गया होगा, इंटरनेट पर भी इसके बारे में उतनी जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन मैं अपना छोटा सा दिमाग लगाकर आपको थोड़ा बहुत समझाने की कोशिश करता हूँ। तो दोस्तों चीफ ने हेलन के साथ मिलकर एक एक्सपेरिमेंट बनाया। ओके, इस एक्सपेरिमेंट में इंसान के दिमाग को दो लाइफ दिखानी है। एक तो वो जो जीते हुए आ रहा है, लेकिन अगर वो अपनी असली लाइफ में कुछ गड़बड़ करता है या फिर उसे कुछ ऐसी चीज चाहिए जो उसे मिल नहीं पा रही है, तब यहाँ पर ये एक्सपेरिमेंट काम आता है। एक्सपेरिमेंट में इंसान के दिमाग को विलेज वाली दुनिया में डाल दिया जाता है, यानी कि इंसान विलेज वाली दुनिया में एक और लाइफ जीता है। उस लाइफ में वो उन सभी चीजों को सुधार सकता है जो उससे रियलिटी में खराब हुई हो, या फिर वो उन चीजों को हासिल कर सकता है जो रियलिटी में वो हासिल नहीं कर पाया। जैसे कि हेलन कभी माँ नहीं बन सकती थी, लेकिन विलेज के अंदर वो एक बच्चे की माँ है। उसे विलेज के अंदर एक ऐसी लाइफ गुजारने का मौका मिला जो वो रियलिटी में नहीं चाहती थी। यानी कि दोस्तों हेलन ने जो एलेक्स से कहा कि तुम विलेज से कभी बाहर नहीं जा सकते, वो इसीलिए क्योंकि एलेक्स तो रियलिटी में एग्जिस्ट करता ही नहीं। तो बस दोस्तों ये हेलन और चीफ के दिमाग का खेल था, लेकिन विलेज वाली लाइफ को भी चीफ और हेलन ठीक तरह से संभाल नहीं पाए, क्योंकि वो चाहते थे कि उनका एक अच्छा परिवार हो और वो हंसी खुशी रहें। लेकिन जैसे एलेक्स को सच्चाई पता लगी, वो अपने माता पिता से ही नफरत करने लग गया। इसीलिए विलेज में चीफ का इमेजिनरी वर्जन आया था दोस्तों, जो कि काफी ज्यादा परेशान था, क्योंकि वो उस लाइफ को विलेज में भी जी नहीं सका जो वो चाहता था। इस तरह से बाकी सारे लोग जो विलेज के अंदर मौजूद थे, उन सब ने रियलिटी में कुछ ऐसा किया है जिसका उन्हें पछतावा है। ऐसे लोगों को जेम्स ने सिलेक्ट करके एक्सपेरिमेंट में भेजा ताकि विलेज के अंदर वो एक ऐसी दुनिया गुजार पाए जो वो चाहते हैं। लेकिन जरूरी नहीं कि उन्हें वो जिंदगी मिल जाए, जैसा कि चीफ के साथ हुआ, जैसा कि मैक्स के साथ हुआ। उसकी बेटी देखो रियलिटी में मर गई थी। उस विलेज वाली लाइफ में उसे एक और मौका मिला अपनी बेटी को बचाने का, लेकिन वो उसे बचा नहीं पाया। उम्मीद है दोस्तों आपको विलेज का ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब विलेज के अंदर एलेक्स को जब अपनी सच्चाई पता चली कि उसका एग्जिस्टेंस तो सिर्फ विलेज के अंदर ही है, तो वो गुस्से में अपनी माँ को ही मार देता है और उसे मारने के बाद वो खुद की भी जान ले लेता है। ये देखकर अब चीफ एकदम उदास कि वो विलेज के अंदर ऐसी लाइफ तो बिल्कुल भी नहीं चाहता था। इसी तरह से जैसे ही हेलन मरती है ना दोस्तों, उसके मरते ही विलेज के अंदर और गड्ढे बनने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि विलेज को हेलन और चीफ ही चला रहे थे। अगर वो उसे ठीक तरह से नहीं चला पाएंगे तो विलेज तो खत्म हो जाएगा। इसीलिए चीफ मैक्स के पास आकर कहता है, देखो मैंने डिसाइड किया है कि मैं विलेज की जिम्मेदारी जेम्स को सौंप दूंगा, क्योंकि उससे बेहतर इस विलेज को और यहाँ के लोगों को कोई नहीं संभाल सकता। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मेरे बेटे और पत्नी के मरने के बाद मैं और ज्यादा टाइम तक जिंदा रह पाऊंगा इस विलेज में। तुम बस मेरा साथ देना उस टाइम जब मैं अनाउंस कर रहा हूँ कि आज से विलेज का अगला चीफ जेम्स है। तो दोस्तों मैक्स भी मान जाता है। वहीं विलेज में जेम्स की हालत बहुत ही खराब होती है, क्योंकि रियलिटी में जेम्स विलेज को सही नहीं मानता है। उसके ख्याल से लोगों के दिमाग से खेलना बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर वो विलेज को सही मानते हुए एक्सेप्ट कर लेना तो उसकी हालत विलेज में बिल्कुल सही होने लग जाएगी। और चीफ हमेशा से यही चाहता था कि जेम्स एक्सेप्ट कर ले कि वो विलेज का ही मेंबर है, क्योंकि चीफ को पता था कि उसका फैमिली को लेकर चलने का प्लान बर्बाद भी हो सकता है। उसके बाद विलेज को संभालने वाला कोई नहीं होगा। इसीलिए चीफ ने बहुत कोशिश की कि वो जेम्स को एक्सेप्ट करवा ले कि वो विलेज का ही मेंबर है। दरअसल दोस्तों जो एक्सेप्ट कर लेता है कि वो विलेज का मेंबर है, उसे विजन्स नहीं आते। लेकिन कई ड्रीमर्स एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं होते कि वो विलेज के मेंबर है, इसीलिए उन्हें विजन्स आते थे। और कहीं वो विलेज की सच्चाई न जान ले
चीफ उन्हें मार दिया करता था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि लोग विलेज की सच्चाई जानकर घबरा जाएं कि ये उनके साथ एक्सपेरिमेंट हो रहा है। अब न्यूयॉर्क में चीफ जेम्स को सारा से मिलवाता है, जो कि बचपन के ट्रॉमा से डिप्रेशन का शिकार हो गई थी, इसलिए वो पागलों जैसी हरकत करती है। यही सारा का विजन भी था कि वो विलेज में खुद को कार्डबोर्ड बॉक्स के अंदर देखती थी। चीफ अब जेम्स से कहता है कि सारा को ठीक करने का बस एक ही तरीका है और वो है विलेज। तुम्हें सारा को विलेज के अंदर खुश रखना होगा, उस वजह से वो अपने आप रियलिटी में सही हो जाएगी और अब मर्जी तुम्हारी है कि तुम सारा को ठीक करना चाहते हो या नहीं। अगर तुम चाहते हो तो मैं विलेज की पूरी जिम्मेदारी तुम्हें देता हूँ, साथ ही सारा को भी हेलन की जगह दे दूंगा ताकि वो विलेज को कंट्रोल कर पाए। दोस्तों वहीं विलेज में चीफ सभी से कह देता है कि विलेज बर्बाद हो रहा है, उसे सिर्फ एक इंसान ठीक कर सकता है और वो है जेम्स। इसीलिए सभी कहने लग जाते हैं कि जेम्स को अगला चीफ बना दिया जाए ताकि विलेज ठीक रहे। ये सुनकर जेम्स भी मान जाता है और वो इस विलेज का अगला चीफ बनने के लिए तैयार। और इस बार दोस्तों विलेज के हर लोगों की प्रॉब्लम ठीक करके उन्हें वो लाइफ देगा जो वो डिजर्व करते हैं। अब जेम्स को सारी जिम्मेदारी सौंपने के बाद चीफ खुद ही जान दे देता है, जिस वजह से चीफ और हेलन अब पूरी तरह से विलेज से बाहर आ चुके थे और वो दोनों रियलिटी में खुश लग रहे होते हैं। दोस्तों वहीं जेम्स और सारा विलेज को एक बेहतर जगह बनाने की कोशिश में लग जाते हैं। इसी सीन के साथ दोस्तों ये मिनी सीरीज यहाँ पर खत्म होती है। उम्मीद है ये कंफ्यूजिंग सी मिनी सीरीज आपको पसंद आई होगी। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, स्टोरी अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।